everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we talk about the basic fundamental definitions of Indian Contract Act 1872. Then first topic is what is the meaning of Indian Contract Act 1872? The Indian Contract Act 1872 is a comprehensive legal framework that controls all commercial relationships in India. The act lays down the rules and regulations that need to be followed while entering into a contract and also provides remedies for breach of contract. बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मर्केंटाइल लॉ का ही एक पार्ट है। कंट्री का हर सिटीज़न, चाहे वो बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, टीचर, आर्टिस्ट, हर पर्सन इस एक्ट से इफेक्टेड होता है। हम डेली रूटीन में अपनी लाइफ में कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर करते हैं और जब दो पार्टीज आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उनके बीच में कुछ लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाते हैं जो कि लॉ के अकॉर्डिंगली कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके राइट्स को भी एराइज करता है। और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इन्हीं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है। बेसिकली अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस सेक्टर के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वहाँ पर डेली रूटीन में कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को सोसाइटी के अंदर मेंटेन करने के लिए और दोनों पार्टीज़ के बीच लीगल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं और ये लीगल रिलेशनशिप इन कमर्शियल रिलेशनशिप को कंट्रोल करने का काम करता है। और जो इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाली हर पार्टी को पूरा करना जरूरी होता है। अगर कोई भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, इस कॉन्ट्रैक्ट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है, तो उसके अगेंस्ट अदर पार्टी को रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई भी डिफ़ॉल्टर अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करता तो इस एक्ट के दौरान उस पर्सन को अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए कंपेल किया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके और हर पर्सन अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करे। इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया गया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया जाता है। उसकी डिफरेंट तरह की इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन इज इट डिटर्मिन्स द सर्कमस्टांसेस अंडर विच प्रोमिसेस मेड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज शेल बी लीगली बाइंडिंग ऑन देम। इट मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जब दो पार्टीज आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो प्रोमिस हुए हैं उन्हें लीगल वे से बाउंड किया जाता है और उनकी क्या क्या लीगल बाउंडेशन होगी उन सर्कमस्टांसेस के केस में उन्हें डिटरमिन किया जाता है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज इट स्पेसिफाइज द रेमेडीज दैट आर अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्सन हु फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इट मीन्स अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर कोई भी पार्टी टाइमली अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाते, उसमें फेल हो जाते हैं, तो अदर पार्टी को कैसे रेमेडी मिल सकती है वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ही डिफाइन किया गया है। Next, third one is the law of contract is essential to carry on trade और commerce smoothly. It affects the entire society. It means Indian Contract Act के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आपका बिजनेस स्मूथली चल सके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम एराइज ना हो और इसका इफेक्ट पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। बेसिकली ये एक्ट जो बनाया गया है वो इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उनको कवर अप करके चलता है, उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है। दिस एक्ट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स इंग्लिश कॉमन लॉ से इन्फ्लुएंस्ड हैं। इट मीन्स उसी इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर बेस्ड होकर के ये सारे सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में हर जगह पर एप्लीकेबल होते हैं। द एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872 एंड अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। बेसिकली ये एक्ट 25 अप्रैल 1872 में इंडियन पार्लियामेंट में पास किया गया था और 1 सितंबर 1872 से इस एक्ट को ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल कर दिया गया। इट मीन्स इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ एक्ट। बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। इसमें आपके पास दो तरह के एक्ट हैं, इंडियन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेसिकली इस एक्ट के अंदर कई तरह के प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी,
एंड पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस को डिफाइन किया गया है। लेकिन टाइम के टाइम इसके अंदर कुछ ना कुछ इस एक्ट के अंदर चेंजेस किए गए, जिसके दौरान सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को 1930 में और पार्टनरशिप एक्ट को 1932 में एक सेपरेट एक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। एंड देन एट प्रेजेंट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपके पास बेसिक प्रिंसिपल्स, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड एजेंसी को कवर अप किया जाता है। The next topic is important definitions under the Act. Then first topic, the first definition is proposal under section 2 subsection A. Proposal means offer. It means कोई भी एक पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन को कोई भी काम करने के लिए इस इंटरेस्ट से ऑफर देता है कि वो पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस देगा, तो वो जो ऑफर दी जा रही है दूसरे पर्सन को, उसे हम प्रपोजल का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन बी को एक कार 5 लाख रुपीज़ में सेल करना चाहता है और ए पर्सन बी के सामने अपनी कार को 5 लाख रुपीज़ में सेल करने का एक ऑफ़र रखता है। तो जो ऑफ़र रखा जा रहा है उस ऑफ़र को क्या नाम दिया जाएगा? प्रपोजल। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन है acceptance under section 2 subsection B. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. It means जब एक पर्सन बी के सामने, ए पर्सन बी के सामने कोई भी ऑफ़र रखता है और बी पर्सन उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, इट मीन्स उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे हम एक्सेप्टेंस का नाम देते हैं। और जिस टाइम पर कोई भी पार्टी अपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स ए ने जब बी के सामने 5 लाख रुपीज़ में अपनी कार को सेल करने का ऑफ़र रखा और बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हमारे पास प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। जिस टाइम पर दोनों पार्टीज़ के बीच में एक प्रॉमिस हो जाता है तो उसके अंदर दो पर्सन होते हैं, एक प्रॉमिसर और एक प्रॉमिसी। वो पर्सन जो प्रपोजल को रखता है उस पर्सन को प्रॉमिसर, और जो पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट करता है उस ऑफर के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस देता है उस पर्सन को हम प्रॉमिसी का नाम देते हैं। इट मीन्स पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। The next definition is consideration under section 2 subsection D. When the desire of the promiser and the promisee or any other person had done or abstained from doing or does or to abstain from doing or promise to do or to abstain from doing something, such act and absent or promise is called a consideration for promise. It means consideration का मतलब है कि जिस टाइम पर कोई भी एक पर्सन दूसरे को कोई भी ऑफ़र देता है और वो पर्सन उस पर ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है तो दोनों पर्सन के बीच में कंसिडरेशन अराइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन ने बी पर्सन को 5 लाख रुपीज़ में अपनी कार को सेल करने का ऑफ़र दिया, तो और बी पर्सन ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ए पर्सन को जो 5 लाख रुपीज़ मिलेंगे वो उसके लिए कंसिडरेशन है और बी पर्सन को जो कार मिलेगी वो कार उसके लिए कंसिडरेशन है। इट मीन्स कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। इट मीन्स दोनों पार्टीज को बदले में कुछ ना कुछ मिलना। ए पर्सन को 5 लाख रुपीज़ और बी पर्सन को जो कार मिल रही है वो उन दोनों के लिए कंसिडरेशन है। The next definition is agreement under section 2 subsection E. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. In simple word, agreement is equal to offer plus acceptance. एग्रीमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन, दोनों पर्सन आपस में प्रॉमिसेस कर लेते हैं कि एक पर्सन ने ऑफर दी और दूसरे पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों पर्सन के बीच में एक प्रॉमिस हो गया। इट मीन्स सेट ऑफ प्रॉमिस। तो उस प्रॉमिस के दौरान दोनों पर्सन को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलता है, उन दोनों पर्सन के बीच में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन फॉर्म हो जाता है, और दोनों पर्सन के बीच में जब कंसिडरेशन फॉर्म हो जाता है तो उसे एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन ने अपनी कार को बी पर्सन को 5 लाख रुपीज़ में सेल करने का प्रॉमिस किया और वहीं पर बी पर्सन ने उसे 5 लाख रुपीज़ पे करने का भी प्रॉमिस किया है, तो दोनों पर्सन के बीच में एक सेट ऑफ प्रॉमिस बन गया, दोनों पर्सन के लिए एक प्रॉमिस तैयार हो गया। तो वो जो प्रॉमिस है उसे हम किसका नाम देंगे? एग्रीमेंट। The next definition is reciprocal promises under section 2 subsection F. Promises which form the consideration and part of the consideration for each other are called reciprocal promises. It means दोनों पर्सन के बीच में जो आपस में कंसिडरेशन अराइज होता है उसे हम रेसिप्रोकल promises का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन ने एक पर्टिकुलर डेट को बी पर्सन को प्रॉमिस किया है कि वो एक कार को आपको ट्रांसफ़र करेगा। इट मीन्स ए पर्सन बी को
5 लाख रुपीज़ में एक कार दे देगा, तो ए ने प्रॉमिस किया है कि वो उस एक पर्टिकुलर डेट पर कार को बी को प्रोवाइड कर देगा, और बी पर्सन ने ये प्रॉमिस किया है कि वो उस पर्टिकुलर डेट पर जब ड्यू डेट आएगी तो 5 लाख रुपीज़ का कंसिडरेशन किसे पे कर देगा, ए को। इट मीन्स दोनों के बीच में प्रोमिस हुआ है। तो जब दोनों के बीच में आपस में प्रोमिस हो जाते हैं तो उसे रेसिप्रोकल प्रोमिस का नाम दिया जाता है। इट मीन्स ईच पर्सन गिविंग प्रोमिस टू ईच अदर। इट मीन्स दोनों पर्सन के बीच में आपस में प्रोमिस हो गए। The next definition is void agreement under section 2 subsection G. An agreement not enforceable by law is said to be void. यानी कि वो एग्रीमेंट जिन्हें की कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं किया जा सकता उसे हम वॉइड एग्रीमेंट का नाम देते हैं। ये एग्रीमेंट आपके पास वॉइड बाय इनिशियो होते हैं। इट मीन्स शुरू से ही वॉइड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एग्रीमेंट हम किसी माइनर पर्सन या अनसाउंड माइंड के साथ कर लेते हैं तो अनसाउंड माइंड या माइनर पर्सन के साथ किया गया एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होता है। तो वो एग्रीमेंट आपके फ्यूचर में लॉ से इन्फोर्सिबल नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि वो एग्रीमेंट आपके शुरू से ही वॉइड है। तो ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। द नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। इट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा सकते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। इन्फोर्सेबिलिटी मीन्स एबल टू बी इम्पोज, कैन बी एग्जीक्यूटेड, कैन बी साइड बाय लॉ। इट मीन्स इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब है कि जब दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है और उस एग्रीमेंट अगर एक पार्टी कभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती, अपने एग्रीमेंट को पूरा नहीं करती और फ्यूचर में उस एग्रीमेंट को अगर हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा लें तो उसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 5 लाख रुपीज़ में कार सेल करने का ऑफर दिया, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। इट मीन्स दोनों पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, दोनों के बीच में एक प्रॉमिस हो गया। ड्यू डेट के टाइम पर अगर ए या बी दोनों पर्सन में से कोई भी एक पर्सन अगर डिफ़ॉल्ट करता है, ए पर्सन वो कार बी को ना प्रोवाइड करे या बी पर्सन टाइमली उसकी पेमेंट ना करे, इट मीन्स कोई भी एक पर्सन भी अगर डिफ़ॉल्ट कर देता है तो अदर पार्टी को रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। इट मीन्स दूसरा पर्सन उस एग्रीमेंट को कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा सकता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। इट मीन्स वो एग्रीमेंट जिसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है उसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस टाइप का हो जो कि इनलीगल हो तो उसे हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं करवा सकते। जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कोर्ट के थ्रू, जिन एग्रीमेंट को हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स ना करवा सके उसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी नहीं दिया जाएगा। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो होगा कि वो एग्रीमेंट जिन्हें हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा सके, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। The next definition is voidable contract under section 2 subsection I. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not of the option of the other or others. इट मीन्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि किसी भी एक या एक से ज़्यादा पार्टीज के इंटरेस्ट के ऊपर इन्फोर्सिबल होते हैं। इट मीन्स उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन ने बी पर्सन को ए पर्सन ने बी को एक कार सेल की, लेकिन वो ये कह करके सेल की गई कि वो कार आपके पास एक बेटर पोजीशन में है, लेकिन बी पर्सन ने उसके ऊपर, ए पर्सन के ऊपर ये भरोसा करके उस कार को परचेज कर लिया कि वो जो कार है वो बिल्कुल राइट कंडीशन में है, लेकिन फ्यूचर में ये पता चला कि वो जो कार है वो आपके पास राइट पोजीशन में नहीं थी। इट मीन्स वो कार आपके पास ख़राब थी। तो उस केस पर बी पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। इट मीन्स उसकी बी पर्सन के इंटरेस्ट के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल बन जाता है। बी पर्सन चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू भी कर सकता है और चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर क्लोज भी कर सकता है। इट मीन्स उसी कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर वाइंड अप भी किया जा सकता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो आपके पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर किए जाते हैं। The next definition is void contract under section 2 subsection J. A contract becomes void when it ceases to be enforceable by law. It means वो contract जो कि कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स ना करवाए जा सके उसे हम void contract का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होते हैं ये void contract स्टार्टिंग में तो आपके पास कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सिबल होते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये इन्फोर्सिबल नहीं करवाए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ कार को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। जिस टाइम पर ये कार को कॉन्ट्रैक्ट को सेल
ये कार को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उस टाइम पर कार जो थी वो सही कंडीशन में थी। लेकिन जिस टाइम पर ड्यू डेट आई, कार को सेल करना था, कार की डिलीवरी देनी थी, उस दिन से पहले ही उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। तो उस टाइम पर, ड्यू डेट के टाइम पर, इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कार उस टाइम पर उस कंडीशन में ही नहीं है कि उसे सेल किया जा सके। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में तो कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सिबल होते हैं, लेकिन फ्यूचर में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्लेंटिफ। A person who files a suit in a court of law against another for breach of contract is called the plaintiff. Plaintiff का मतलब वो पर्सन जो कि डिफॉल्टर पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल करता है, उसे प्लेंटिफ का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिफेंडेंट। इट मीन्स the person against whom a suit has been filed in court and who has to defend himself against the charges of breach of contract is called the defendant. It means वो पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोई केस फाइल किया गया है और वो पर्सन, उस पर्सन ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है और उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, उन चार्जेस के लिए जो पर्सन डिफेंड करता है, उस पर्सन को डिफेंडेंट का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ए ने बी को एक कार सेल करने का ऑफर दिया और फ्यूचर में ये एग्रीमेंट हो गया कि वो दोनों पर्सन एक ड्यू डेट पर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे, कि ए पर्सन बी को कार प्रोवाइड करेगा और बी पर्सन उसके बदले में पेमेंट करेगा। तो उस केस में फ्यूचर में जब ड्यू डेट आई, तो उस केस में का ए पर्सन ने कार की डिलीवरी दे दी, लेकिन बी पर्सन ने उसकी पेमेंट नहीं की। तो यहाँ पर जो बी पर्सन है वो आपके पास डिफॉल्टर माना जाएगा और ए पर्सन बी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। जो ए पर्सन बी के अगेंस्ट में केस फाइल करता है, तो वहाँ पर ए पर्सन आपके पास प्लेंटिफ और बी पर्सन जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया है वो डिफेंडेंट माना जाता है। यहाँ तक आपके डेफिनेशंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।